हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे के लिए प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं। बिहार से आपका ताल्लुक है और एक लंबे अरसे से चेन्नई में है। कई किताबें लिखी हैं, एक किताब उनकी और आने वाली है बहुत जल्दी। और बाकी यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस, और बहुत ही तजर्बा है मुख्तलिफ मुल्कों में, खासतौर पर साउथ एशिया मुल्कों में आपके ताल्लुकात हैं पत्रकारों से, सोशल एक्टिविस्ट से, पॉलिटिशियन से। तो बहुत सी खबरें वो जो उन मुल्कों के मीडिया में भी नहीं नजर आती, वो खबरें भी हमारे साथ डिस्कस करते हैं, आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने में मदद करते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो काफी अहम है। अफगानिस्तान के सिलसिले में आमतौर पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है खबरों पर वेस्टर्न मीडिया ने, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा। हमने अब से पहले आपको बताया कि वो सरकार वहां पर अपनी करेंसी को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, सिक्योरिटी बेहतर हुई है। ओपीएम को उन्होंने, जो नशावर सामान है, उसको उन्होंने प्रोडक्शन कम किया है, यानी बहुत सी फसलें जो है वहां पे खत्म कर दी हैं, हालांकि उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अब जो नई खबर आ रही है, दुनिया के किसी मुल्क ने अभी तक काबुल में तालिबान की हुकूमत को यह कहते हुए रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि ये इंक्लूसिव सरकार नहीं है, खवातीन यानी औरतों के हुकूक नहीं मिलते, वगैरह वगैरह, माइनॉरिटीज का भी इशू उठाया जाता है। लेकिन आज जो एक खबर है जिस पर हम आज बात करेंगे वो बहुत ही अहम है कि वहां नया कॉन्स्टिट्यूशन, आइन यानी संविधान लिखे जाने की तैयारी है। क्या कुछ है? क्या दुनिया से अलग रह करके तनहा अफगानिस्तान चलेगा? ये जो इस्लामिक एमिरेट जिसे कहा जा रहा है, क्या ये बिल्कुल अकेले चलेगी? क्या आहिस्ता आहिस्ता कुछ और मुल्क उसके साथ जुड़ जाएंगे? क्या कुछ होगा? चीन ने अब तक इशारा दिया है कि वो नजदीकियां बना रहा है। उसने अपने नए एम्बेसडर को बाकायदा क्रेडेंशियल पेश किए काबुल में, हम वो भी खबर आपको बता चुके। इस पर हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान में और क्या कुछ हो रहा है। पुलिस रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं। शायद लंदन में रहने वाले लोग या वेस्टर्न मुल्कों में रहने वाले लोगों के लिए भी शायद ये सबक होगा जो कुछ तालिबान अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं। वहां क्या कुछ है? शेख हसीना के खिलाफ अमेरिका का होना, उसके बावजूद वहां उनके जीतने के इम्कान, क्या वहां पर भी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं? उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा म्यांमार में एक बहुत ही खामोशी से तब्दीलियां आ रही हैं। आपको मालूम है वहां फौजी हुकूमत है, डेमोक्रेसी नहीं है, और वहां रोहिंग्या मुसलमानों वाला मामला जो सामने आया था वो भी इसी दौरान आया है। क्या कुछ है वहां, नई तब्दीलियां क्या है वो भी हम जानेंगे। और मालदीव में जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, मोइजू, उन्होंने इंडिया आउट का नारा लगाया था। अब उन्होंने इंडिया आउट की बात सरकार से कहनी शुरू कर दी है। क्या कुछ है? चलते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब की तरफ। मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? दुनिया का मीडिया उनको कुछ कवरेज नहीं दे रहा, लेकिन वहां कुछ हलचल तो है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। हमारे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने चर्चा का आगाज काबुल से कर रहे हैं, और काबुल से जो खबर है वो ये है कि उनके जो स्पोक्समैन है तालिबान के, उनका नाम है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो उनका स्टेटमेंट आया है कि हम लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये मतलब बाकायदा ये खबर ये नहीं है कि कब वो इम्प्लीमेंट होगा और क्या होगा, बस यही उन्होंने संकेत दिया है कि अब तालिबान जो है अपने मतलब गवर्नेंस के लिए बहुत ही मतलब सीरियस है, और उनका ये कहना है कि हम इसमें डिले अभी इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने गवर्नेंस को सुधारना है।
एक तो गवर्नेंस को सुधारना है, दूसरी उनकी इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है ताकि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए, तब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। लेकिन उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भाषण दिया था या कहा भी था। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क जो है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चल सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है गाइडलाइन होगा जिसके आधार पे जो है वो कंट्री चलेगी। और इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो पहल है ये तालिबान की तरफ से तो है ही है, लेकिन कोई जो वेस्टर्न ममालिक के जो लोग हैं इसमें कोई मतलब खुफिया बात है। उन लोगों का भी ये कहना है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ जाएंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो और मजबूत हो जाएगी। जो रिकॉग्निशन आपकी नहीं है वो शायद वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आपको और रिकॉग्निशन की तरफ ले आए। तो उनका भी यही प्रेशर है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन लेके आइए। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसपे उनकी 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 गवर्नमेंट की या स्टेट की जो है का क्या क्या नजरिया है वो जाहिर से लिखा हुआ होता है। अब सबकुल्ला वो मुजाहिद साहब ने जो है, जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब है, उन्होंने कहा कि देखिए 100 साल में अफगानिस्तान के ने 10 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, 10 कॉन्स्टिट्यूशन उनके बने थे 100 साल का वक्फे में। और अभी जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2004 में लागू हुआ था, जो कि हामिद करजाई के टाइम में लगा था। और हामिद करजाई के टाइम में भी चल रहा था वही, और अशरफ गनी के टाइम में भी चल रहा था। तो उसको तो इन्होंने हटा के फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारे लिए बकवास है, क्योंकि ये तो अमेरिका ने बना के दे दिया था और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया था। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जहीर शाह के टाइम में आया था, जो कि 1960 वगैरह में है। वो भी बहुत, लेकिन उनका ये कहना है कि हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अच्छी अच्छी बातें निकालेंगे, लेकिन जो हमारा जो मौक़िफ़ है, तालिबान का मौक़िफ़ है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है। तो इसमें इस्लाम की ही जो लॉ है और इस्लाम का जो कवानीन है वही चलेगा। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे मतलब लेयर से गुजरना होगा। पहले तो एक जिरगा होगा, फिर लोया जिरगा होगा, फिर इनके जो काउंसिल है उसमें जाके पास होगा और कैबिनेट में पास होगा। तो ये बड़ा एक लंबा सफर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो 1 महीने में या 2 महीने में वो आकर करके मुसल्लत कर देंगे। और तालिबान जो है ये बड़ी बात बताने की है कि इस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं, ताकि जो भी उनका मतलब गवर्निंग या जो भी उनकी पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी हुई या जो भी पॉलिसी है, उसको वो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया वही हो गया, जो अभी चल रहा है। तो ये एक बड़ा मतलब ये है इनकी तरफ से कि गवर्नेंस को और इकोनॉमिक हालत को संभाल कर करके उसके बाद तब ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे। अब ये कब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जब आएगा तो फिर हम बताएंगे मीडिया स्टार वर्ल्ड से आपको। जी 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 बिल्कुल। और बहुत ही दिलचस्प एक वीडियो आई है सामने, जो आपने बताई, मैंने फौरन ही देखी कि काबुल की सड़कों पर पुलिस के जवान स्केटिंग के जरिए चल रहे हैं। और एक वीडियो में तो इस हद तक बात सामने आई कि चलती हुई कार का उन्होंने साइड से दरवाजा पकड़ा हुआ है और कार की रफ्तार से ही वो सड़क पर चल रहे हैं। उसमें मुझे इसका भी ख्याल आया कि काबुल में इस क्वालिटी की सड़कें बनने लगी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। काबुल मैंने भी देखा है, 86 में देखा है, 96 में देखा है। लेकिन अगर स्केटिंग वाले जूते पहन करके पुलिस वाले वहां की सड़क पर चल रहे हैं तो सड़कों में भी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या है? जी, ये तालिबान की एक तरह समझ लीजिए कि एक नई पहल है, क्योंकि हम लोग जो भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हम लोगों ने माउंटेड फोर्स घोड़े का दस्ता देखा है, जो कि जब कभी कोई बड़ी रैली होती है या बड़ा कोई जलसा होता है तो माउंटेड फोर्स आ जाता है और वो चाबुक लेकर करके मारता है इनको क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। मैं यहाँ चेन्नई में रहता हूँ, किसी किसी दिन या कभी कभी कोई फेस्टिवल वगैरह हो जाता है तो समुंदर के किनारे बहुत बड़ी तादाद में भीड़ आ जाती है लोगों की। तो वहां पे ये माउंटेड पुलिस जो है वो आ जाती है, वो घोड़े के दस्ते आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने साइकिल के दस्ते बनाए थे, जिसमें पुलिस वाले जो है साइकिल से बैठ कर करके वो जाते थे गांव गांव और वहां जाकर के वो अपनी मतलब पेट्रोलिंग करते थे। अब उसके बाद जो है जमाना बदल गया, अब जो है सारी जो पेट्रोलिंग होती है वो पुलिस जीप से होती है।
अब ये तालिबान ने क्या किया है कि इन्होंने, मुझे अपना ये लग रहा है कि क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है और उतनी खपत जो है वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब पेट्रोल से जीप से, और इतनी जीप भी शायद उनके पास ना हो कि जिससे वो पेट्रोलिंग कर सकें। तो उन्होंने एक नया दस्ता बना दिया है जो स्केटिंग का दस्ता है। इसमें क्या है कि वो लड़के जो होते हैं, जो जवान लड़के होते हैं 20, 21, 22 साल को, उनको जो है पुलिस का ड्रेस बना दिया है और वो सारे जो है वो अपने ड्रेस पहने हुए हैं और बाकायदा AK-47 जो है वो अपने गले में लटकाए हुए हैं और पैर में जो है वो रोलर स्केटिंग जो होती है 4 पहिए वाली, वो बांधे हुए जो है काबुल की सड़कों पे वो घूम रहे हैं। और उनका मंशा यही है कि वो सिक्योरिटी को, मतलब ये है कि और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। तो ये एक नया मतलब पहल है, क्योंकि काबुल जो है वो एक बड़ा शहर है और वहां पे जो है स्केटर, ये लड़के भी जो हैं ये बड़े मजे से स्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एज होता है जिसमें ये लड़के जो है इनके लिए स्पोर्ट्स है। तो ये एक खबर आई थी जिसकी वीडियो भी आई है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। तो मतलब ये इसमें तालिबान इसमें का इस, इसमें इसमें ये क्या है? मतलब आम तौर पर स्केटिंग को गेम के तौर पर वेस्टर्न गेम कहा जाता है और ये इस्लाम की वो तस्वीर अब तक दिखाते रहे हैं। अब से पहले जो 2001 से पहले जो हुकूमत थी उसमें बहुत सी मॉडर्न चीजों को उन्होंने एक तरफ रखा था और अब भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि मिसाल के तौर पे लड़कियों को नहीं पढ़ाना वगैरह वगैरह जो इस किस्म की चीजें हैं। एक जमाने में हमें याद है कि पिछली जब तालिबान की सरकार आई थी तो जो बाल काटने वाले थे उनको सख्ती से कह दिया था कि दाढ़ी आप शेव नहीं करेंगे, वो गैर कानूनी है। तो ये इस किस्म के लोग उस वेस्टर्न गेम को अपने यहां इस तरह से अडॉप्ट करेंगे जो वॉशिंगटन में भी नहीं है, लंदन में भी नहीं है, पेरिस में भी नहीं है। ये तो बिल्कुल एक नया अजूबा सा लग रहा होगा वहां पर। ये क्या चीज है? जी देखिए, पहली तो बात मैं ये बता दूं कि ये अभी 2002 में जो सरकार आई है तालिबान की, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि पहले 2001 से पहले 96 से लेकर के 2001 तक जो तालिबान सरकार आई थी। तो ये जो है एक नया जनरेशन है, हालांकि तालिबान वो भी थे, तालिबान ये भी थे, लेकिन दोनों में एक जनरेशन का फर्क है। वो अलग तालिबान थे, ये अलग तालिबान थे। तो इन तालिबान में जो है, जो पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं कि ये तालिबान जो है उतने कट्टरवाद नहीं हैं जितने के इनके पहले वाले जो तालिबान जो इनके थे, और ये काफी रिफॉर्म कर रहे हैं और ये नए नए रिफॉर्म लेके आ रहे हैं और वेस्टर्न हुकूमत को और दुनिया को बताने के लिए कि ऐसे भी पेट्रोलिंग हो सकती है। अब वो हम्म। घोड़े लेकर के आएंगे तो वो तो एक ट्रेडिशनल है, ब्रिटिश सरकार ने घोड़े का एक दस्ता बनाया था जो कि पेट्रोलिंग, लेकिन घोड़े के ऊपर बहुत खर्चा है और घोड़े के अस्तबल होने चाहिए, उनको खाना होना चाहिए, घोड़े की अपनी कीमत होती है। तो वो एक खर्चे का घर है। दूसरा जो है वो साइकिल वाला मैटर था। तो साइकिल के मैटर में ये था कि साइकिल तो मतलब अगर आप जमीनी है सतह है तो ठीक है, साइकिल चलता है। काबुल आप भी जा चुके हैं तो आपको मालूम है कि वो तो पहाड़ी एरिया है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, और वो एक मतलब बहुत ही खूबसूरत टाउन है। तो हम्म। वहां के लिए, अब ये आपने सही कहा कि रोड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्केटिंग तो वहीं चल सकती है जहाँ के रोड बहुत मतलब इतने सिजिल हो के वो जो 4 पहिए हैं उसके, वो आराम से चल सकती है। तो ये एक इनोवेशन है जो कि मुझे लगता है कि तालिबान ने वेस्टर्न हुकूमत को बताया है, और इसका कोई मजहब से और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये एक उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने एक दस्ता बना दिया है जो कि मतलब मोहल्ले मोहल्ले और मतलब घूमता है और सिक्योरिटी बहुत को ही जो है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही दिलचस्प है वाकई ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। हम इसके साथ साथ हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में पिछले कई महीने से खबरें ये थी कि शेख हसीना से अमेरिका नाराज है और अमेरिका की नाराजगी किसी से हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो हुकूमत में नहीं रहेगा। जैसे पाकिस्तान में हुआ, इमरान खान नहीं रहे हुकूमत में, यहां इलेक्शन होने वाले हैं। यहां की सूरत हाल क्या है? क्या कोई अपोजिशन ऐसी कोई तैयार हो सकी यहां जिसे इंपोर्टेड अपोजिशन कहा गया पाकिस्तान में? बांग्लादेश में अब क्या हाल है? देखिए, बांग्लादेश की जो आपने शुरू में बातचीत की, तो अमेरिका का पेनिट्रेशन बांग्लादेश में उतना ज्यादा नहीं है जितना कि उसका पकड़ जो है वो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान से और बांग्लादेश को तो कंपेयर नहीं कर सकते। अब आ गई कि वहां पे जो दो बड़ी ताकतें हैं जिसके मुताबिक वहां इलेक्शन होते हैं, वो एक इंडिया है, दूसरा जो है वो चाइना है।
और ये दोनों जो हैं अपने अपने मुफाद के लिए बांग्लादेश में जो है वो मतलब उनके इलेक्शन में हस्तक्षेप करते हैं। अभी जो सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने कुछ पहल किए थे जिनको हमें ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो शेख हसीना वाजिद है या अवामी लीग है, वो उनको जो है उसको हल्का ले लिया है, जो कहते हैं कि उसको इग्नोर कर दिया है और उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। तो इतना कहने के बाद मैं ये कहना चाह रहा था कि अब बांग्लादेश में इलेक्शन जो है वो महीने 1.5 महीने की बात है। वो कोई एक डेट आ रही है जो कभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया बांग्लादेश में, वो 7 जनवरी की है। अभी एक और मैं कहीं देख रहा था, वो मेरे कोई दोस्त है उन्होंने भेजा कि 29 जनवरी का है। तो ये इलेक्शन तो हो रहा है वहां पे। अब आ जाइए आगे की, शेख हसीना वाजिद जो है, क्या वो इलेक्शन जीत जाएंगी कि नहीं जीत जाएंगी? तो आज के डेट में जो संकेत यही लग रहा है कि वो इलेक्शन उनके लिए वॉक ओवर हो जाएगा और वो फिर से इलेक्शन मतलब जीत के फिर से वापस आएंगी। मतलब वो चौथी बार 2009 से जो है वो कंटिन्यूअसली बांग्लादेश में मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हैं और एज अ लेडी प्राइम मिनिस्टर शी इज हैविंग, उनका जो है वो लॉन्गेस्ट लिविंग प्राइम मिनिस्टर जो है, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, वो शेख हसीना वाजपेयी। अब आ जाइए उनके अपोजिशन की। तो अपोजिशन में ये है कि वहां जमायत इस्लामी की तरफ से वो उनके अपोजिशन में है। तो जमायत इस्लामी को जो है वो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि जमायत इस्लामी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वो पहले भी उन्होंने दिया हुआ था, अब शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दिया है कि जमायत इस्लामी जो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो अपना रिलीजियस एक्टिविटी वगैरह कर सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं मतलब इलेक्शन लड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा मतलब शेख हसीना वाजिद के लिए रास्ता क्लियर हो गया है। दूसरा जो बीएनपी सरकार है, बीएनपी जो अपोजिट पार्टी है, शेख हसीना वाजिद ने ये किया है कि उनके जितने बड़े बड़े वर्कर हैं, 70-80 तो उनके बड़े मतलब लीडर्स हैं जिनको उन्होंने बंद कर दिया है और ये तब तक बंद रहेंगे जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता। ऐसा ही लगता कि नहीं, किस कई के ऊपर जो उनके टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर उन्होंने तो मर्डर चार्जेस लगा दिए हैं, तो उनको बेल होगा ही नहीं उनका। तो जो ऑपोजिशन है बीएन पार्टी और उनका जो मेन कमांडर है वो तो उनका बेटा है, वो लंदन में रहता है और लंदन से जो है वो उसकी कंट्रोल है नहीं पार्टी के ऊपर। तो एक तरह से समझ लिए कि वॉक ओवर है, जो मैं कह रहा था कि इलेक्शन जब भी मतलब होगा तो इनका कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। जब ऑपोजिशन नहीं है तो ये फिर डिक्लेयर हो जाएंगे, मतलब आसानी से जीत आसानी से डिक्लेयर हो जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही बारीकी से जो चीजें बता रहे हैं जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, ये इस गहराई से नजर रखते हैं पूरे हफ्ते बहुत से डेवलपमेंट्स पर। अच्छा, मैं चलता हूँ म्यांमार में क्या कुछ हो रहा है। म्यांमार बल्कि हम मालदीव हम पहले डिस्कस कर लें। मालदीव में जो नई सरकार आई है, मोइजू प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने तो ऐसा लगा कि भारत के खिलाफ एक महाज खोल दिया। और क्या है, बज़ाहिर छोटा मुल्क है, भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके पड़ोस में कौन है जो उसे शय दे रहा है कि वो इंडिया आउट की बात कह रहे हैं? और ऐसा नहीं लग रहा कि भारत कोई बड़ा मुल्क है पड़ोस में, उसे नाराज नहीं करना चाहिए? क्या कुछ है, कहां से स्ट्रेंथ कहां मिल रही है उन्हें? देखिए, वो तो पहले से खुला हुआ था कि जो मोहम्मद सालेह की जो हुकूमत थी 2018 में आई थी और अभी आउटगोइंग हो गई है, वो इंडिया फर्स्ट करके के नारे पे आई थी कि इंडिया सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट, और कोई है ही नहीं है। और ये जो अभी मोइजू साहब हैं, ये जो हैं, इनके जो पुराने जो इनके जो लीडर थे वो अमीन साहब थे, क्या नाम था उनका, वो गयूम साहब के बेटे थे, वो लीडर थे, उनको बंद किया हुआ है, वो करप्शन के चार्ज में बंद है 10 साल के लिए। और इनके सेकंड इन कमांड जो है ये मोइजू साहब है। तो ये तो इंडिया आउट का नारा लगाए हुए थे पिछले 5 साल से, और जहां जहां भी इंडिया की एक्टिविटी हो रही थी उनकी यहाँ पे जो है जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जमाई थी। आपको याद होगा कि एक स्टेडियम में जो है योगा डे मना रहे थे, तो इनकी पार्टी जो है वो आ गई मोइजू साहब की, और वो लोगों ने जो है वो योगा वालों को जो है खदेड़ के भगा दिया कि कोई योगा होगा नहीं होगा यहाँ। इसी तरह से बहुत सारे कुछ कंपनियां थी इंडिया की, उसको उन्होंने आउट कर दिया था, जो कि उनके एयरपोर्ट बना रहे थे और क्या क्या बना रहे थे। तो ये किस्से चल रहे थे, और ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर उन्होंने साइन कर दिया था, वो पिछली सरकार जो 15 से 18 थी, उस पे उस पे वही सरकार आ गई है अब यहाँ पे। तो जो स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है, तो वो चाइना से मिल रहा है, ये तो बिल्कुल खुली हुई बात है, इसमें कुछ है ही नहीं है। और इंडिया आउट का जो मैटर है, तो इंडिया आउट जो है वो एक पॉलिटिकल कैंपेन है और था भी।
जिसके ऊपर उन्होंने जो है मतलब इलेक्शन कैश किया और उसके बाद जो है मोहम्मद मोइजू जो है वो आ गए हैं। अब इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो पिछले हफ्ते हुई थी फ्राइडे के दिन, उसमें हमारे जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब वो गए थे, इंडिया ने भेजा था उनको। और ये भी बता दें कि मोइजू साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारकबाद दिया था। और उसके बाद चाइना के एक बड़े ओहदेदार जो हैं वो भी आए थे उनके मतलब इसमें ओथ सेरेमनी में। अब उन्होंने जो मोइजू साहब ने जो है किरण रिजिजू से भी कह दिया कि ये जो 75 लोग हैं आपके सिक्योरिटी पर्सनल, इनको आप वापस ले जाइए। और अभी जो खबर वो ये है कि इंडिया और मालदीव्स ने कोई 77 एमओयू पे साइन किया था सोले के सरकार के साथ, उसकी फिर से रिव्यू हो रही है। और वो रिव्यू होने के बाद जो है वो ये देखेंगे कि कोई क्या कौन कौन सी जो संधियां हुई हैं वो उनके 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 खिलाफ हुई हैं या उनके हक में हुई हैं, उसको वो रखेंगे या फिर उसको बरतरफ करेंगे। अब अच्छा, जहां तक भारत के फौजी क्या कर रहे हैं, क्या काहे के लिए गए हुए हैं, क्या मिशन क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको हमारे सामाइन को समझना चाहिएगा। क्योंकि इंडिया की जो है वो जो फौज है वो सिर्फ 75 लोग हैं वहां पे, और इंडिया ने 2 हेलीकॉप्टर जो है वो दिए हुए हैं मालदीव्स को, और 2 जो है वो डोनियर एयरक्राफ्ट है वो दिए हुए हैं। ये जो लोग हमारे फौजी हैं यहाँ पे, ये ज्यादातर नेवी पर्सनल हैं जो कि इनको उड़ा सकते हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं ये रेस्क्यू मिशन में हैं और मेडिकल हेल्प में है। अभी एक हफ्ते पहले ही जो है कोई आइलैंड में कोई आदमी बहुत सख्त बीमार हो गया था, तो यहाँ की डोनियर जो है वो लेके गई वहां पे जहाज पे, उनको मरीज को एम्बुलेंस की तरह वहां से लेके आए और फिर माले में उनकी जो है वो मतलब ये कि वो एडमिट हो गया वो बंदा। तो इनका काम जो है वो रेस्क्यू एंड रिकॉन्सनेंस का ही है, और इसके आगे कुछ नहीं है। अगर कोई समुद्र में कोई कश्ती डूब रही है या कुछ हो रहा है तो उसको वो जो है मतलब निकालते हैं या उसको जो है हेल्प करते हैं। तो इसी काम के लिए है। अब ये उन्होंने जिद पकड़ लिया है क्योंकि इन्होंने इनकी तरफ से मैं जो समझता हूं वो यही है कि इससे कोई सिक्योरिटी को उनको कोई हार्म नहीं है, बल्कि उनको जो है मतलब और फायदा हो रहा है कि ये दोनों जो हैं मतलब इनके जो 2 ही तो 4 एयरक्राफ्ट हैं या 3 है, एक डोनियर है और 2 जो है वो हेलीकॉप्टर है जिसका वो ऑपरेशन होता है, और इसमें अलग अलग दस्ते में होते हैं 4-5 लोग जो है, इनकी एक ड्यूटी होती है, दूसरी ड्यूटी होती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने क्यों जिद पकड़ा हुआ है, क्योंकि मालदीव एक ऐसा मुल्क है जो कि बहुत करीब है हिंदुस्तान के और किसी से नहीं, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी है। ये वही बात है, मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं कि अगर एक मुल्क और उसका जो 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 वासी है वो यही कहेगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे, सौगंध राम की कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे। यही बात है इंडिया आउट पॉलिसी की। यानी इसमें देखिए, ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो रिकनेसेंस वाला है जिसे निगरानी कहा जाता है, उसको आमतौर पर जासूसी का इल्जाम लगाया जाता है। क्या कोई ऐसी कभी कोई ऐतराज किया हो वहां की सरकार ने कि भारत वहां जासूसी करा रहा है, या किस किस्म के इल्जाम क्या लगाते हैं वो? उनका ये इल्जाम है जो कि मैं आपको बता दूं कि चाइना के इन्फ्लुएंस को वो उसके ऊपर निगरानी रखना चाहते हैं। चाइना जो है वहां किसी आइलैंड वगैरह को जो है वो अपने अंदर में लेकर के वहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, और ये जो फौजी वहां पर इंडिया के फौजी हैं ये इसी की निगरानी में लगे हुए हैं कि चाइना कहीं किसी तरह से वो आकर के यहाँ डॉक ना कर जाए या कहीं अपनी पैराशूट ना उससे अपने फौजों को ना गिरा दे, और कहीं कोई आइलैंड को के ऊपर कब्जा ना कर ले, उसके ऊपर अपना बेस ना बना दे। तो मुझे यही लगता है यहाँ से कि शायद यही एक कोई रीजन होगा जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जो है मतलब वो मतलब क्या कहते हैं गुस्सा है कि इंडिया आउट होनी चाहिए, इंडिया आउट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से बैठ करके इसको दोनों ही तस्वीर आपके सामने में रख रहा हूँ। मैं क्योंकि भारतीय हूँ इसलिए मुझे मतलब अपने मुल्क की बात करनी होगी, वो यही कि वहां पे इंडिया जो है वो उनको मदद दे रहा है, उनको जो है एक तरह से समझ लीजिए कि हेल्प कर रहा है, उनके जो है मतलब जो मेडिकल हेल्प दे रहा है, मेडिकल एम्बुलेंस बना के दे रहा है, तो इस तरह की चीजें। लेकिन जो वहां के लोग हैं उन्हें जब उन्होंने ये सरकार बनाई है और इसी पे बनाई है कि साहब हम इंडिया आउट करेंगे,
तो मुझे तो ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा कोई उसके अंदर मसलहत होगी, तभी इतना ज्यादा गम, और गम तो नहीं है, गुस्सा इतना ज्यादा है। जी 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 जी, ये बहुत ही अहम होता है पड़ोसी मुल्कों का एक दूसरे का भरोसा, वो बहुत ही जरूरी होता है। अगर भरोसा ना रहे तो फिर मामलात खराब होने के इम्कान रहते हैं। अच्छा, अब म्यांमार के बारे में, वहां से एक बड़ी तादाद रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश में है और दूसरे मुल्कों में भी है, भारत में भी है। वहां पर फौजी हुकूमत है। फौजी हुकूमत से आम तौर पर उन मुल्कों की कोई हमदर्दी नहीं होती जहां डेमोक्रेसी होती है। लेकिन यहां क्या कुछ है भारत के, और उनके ताल्लुकात कैसे हैं? जो मिलिट्री जनता जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उर्दू हिंदी में तो जनता अवाम को कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में JUNTA जब कहते हैं तो फौजी हुकूमत को कहा जाता है। क्या रिश्ते हैं भारत के और इस सरकार के? देखिए, म्यांमार जो है वो भारत का इमीडिएट नेबर है। हमारा जो है कोई 1800 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ, और हमें जो है म्यांमार के ऊपर उतनी ही नजर रखनी चाहिए जितनी कि हम पाकिस्तान के ऊपर रखते हैं। और पल पल की पाकिस्तान की खबर जो है वो इंडिया में आ जाती है कि अभी किसने क्या खाया, क्या खाने वाला है और क्या खाएगा। ये सारी चीजें इंडिया के मीडिया को और इंडिया के लोगों को मालूम हो जाता है। लेकिन कोई भी मीडिया, चाहे वो इंडियन मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया हो, वेस्टर्न तो बहुत दूर है इसलिए कि उनके लिए म्यांमार बहुत दूर है, लेकिन इंडियन मीडिया को तो चाहिए कि वो म्यांमार के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी खबर हिंदुस्तान को दें। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब एक बहुत दिलचस्प कह लीजिए या बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है, और मीडिया स्टार वर्ल्ड के थ्रू मैं मतलब अभी प्रिडिक्शन भी कर रहा हूं कि शायद ये जो सरकार है जिसने 2021 में कू किया था और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को उसने हटा दिया था, आंग सान सू की को 90 साल के लिए जेल में बंद कर दिया है, उनके जितने लोग थे डेमोक्रेसी वाले लोग उनको बंद कर दिया है, और वो बरसरे इख्तिदार आ गई है और पूरे मार्शल लॉ डिक्टेटर फुल फॉर्म में वो चल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या हुआ है कि इन 2 सालों में वहां पे एक रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस फोर्स बन गया है, जो कि पूरे मुल्क में मतलब बाकायदा आर्म स्ट्रगल कर रहा है वहां के फौजियों के साथ जो जो कि गवर्नमेंट में है। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये कि जो गवर्नमेंट के फौजी हैं वो डिफीट खा रहे हैं, और बहुत सी जगह वो डिफीट खा चुके हैं, जबकि एक जो एथनिक ग्रुप है उनका वो शान है या कैरन है, वो एक स्टेट है, वहां उनको खदेड़ करके भगा दिया गया है, मतलब वहां से जो उनके फौजी हैं। दूसरा जो है जो हमारे साथ लगा हुआ है, इंडिया के साथ लगा हुआ है, चिन स्टेट, जो कि मिजोरम में भी ये मैं बता दूं कि लगभग 50,000 म्यांमार के लोग आकर के शेल्टर लिए हुए हैं, रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं। और अभी लेटेस्ट वाकया ये है जो कि 1 हफ्ते पहले भी नहीं हुआ, उससे कम में ही हुआ है, कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के फोर्सेस थे वो 25 जो फौजी थे गवर्नमेंट के, उनको उन्होंने पकड़ लिया था, और किसी तरह से जो है वो फौजी भाग करके मणिपुर में आ गए। हालांकि मणिपुर वालों ने उनको पकड़ लिया, जो इंडियन फौज थी उसने उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको जो है वो मणिपुर से जो उनका गेटवे है मोरे में, वहां से जो है उनको बाकायदा फिर से डिपोर्ट कर दिया, वो 25 जो फौजी थे म्यांमार के। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि म्यांमार के जो हुक्मरान हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा जो देश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो देश है वो टुकड़ों टुकड़ों में होने वाला है। ये खान मार्केट वाले टुकड़े टुकड़े का गैंग नहीं है, ये जो है ये बाकायदा जो है म्यांमार टुकड़ों टुकड़ों में बंटने वाला है। अब ये स्टेट चिन स्टेट हो जाएगा, शान स्टेट हो जाएगा, कैरन स्टेट हो जाएगा, और म्यांमार कहाँ बचेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। इसका उन्होंने खदशा जो है जाहिर किया है, जो अभी मिलिट्री रूलर है आज के डेट में। अब आ जाइए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो भारत। तो भारत का क्या मौकफ होगा अब नए सिचुएशन में, क्योंकि भाई हमारा जो कंट्री है 1800 किलोमीटर है, हमारा जो है मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसमें लोग बैठे हुए हैं, वहां बाकायदा म्यांमार का डेस्क है, वो तो मुझसे ज्यादा खबर वहां की ले रहे होंगे। तो मेरा यही कहना है कि अब भारत का क्या पाला पलटेगा, और फिर से जो है वो प्रो डेमोक्रेसी के साथ जाएगा, कि क्या वो मिलिट्री को ही बैक करेगा। आज के डेट में जो है वो भारत जो है वो मिलिट्री जो जंटा है म्यांमार में उसको आर्म सप्लाई कर रही है,
बाकायदा जो है एमिनेशन सप्लाई कर रही है। और ये खुली हुई बात है, यहाँ के बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो वहाँ उनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है कि आप आर्म एक्सपोर्ट्स करो, मतलब म्यांमार के अंदर। और वहाँ जो 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 फौजी हैं वो अपने ही लोगों के ऊपर वो गोलियां बरसा रहे हैं, और वो गोलियां जो है वो भारत की है, और वो जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक मुअम्मा है, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा से, क्योंकि म्यांमार में जो है वो मिलिट्री रूल हमेशा से रहा है, और भारत जो है वो हमेशा मिलिट्री रूल का मुखालिफ रहा है, और वहां डेमोक्रेसी लाने के लिए भारत ने हर जतन कर लिए थे। आंग सान सूकी जो है वो इंडिया की डार्लिंग थी, और सारे मीडिया में और सारे मतलब इसमें आंग सान सूकी रह रही थी, और इंडिया जो है उनको जो है मतलब सराहना कर रही थी उनकी, और सब कुछ कर रही थी कि डेमोक्रेसी जो है वहां आएगी। और अमेरिका भी जो है इंडिया के कंधों पर चढ़ करके कि साहब म्यांमार में जो है आप डेमोक्रेसी लेके आओ। तो अब इस सिचुएशन में जबकि जनता हारने वाली है या हार जाएगी, क्या इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के साथ ले जाएगी, या जो है जनता के साथ कंटिन्यू करेगी? तो ये तो वक्त ही बताएगा। क्या नतीजे के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वहां की फौज के अंदर कुछ इख्तलाफ हो गया है, तभी तो वो या तो वो भाग रहे हैं या भागने के लिए तैयार हो गए हैं? अगर फौज पूरी तरह से अपनी लीडरशिप पर भरोसा करे तो वो तो जहां भी उसकी ड्यूटी लगती है वो अपना काम करती है। वो तो उतना जितना बताया जाता है उतने पर यस सर कहना होता है। ये जो यस सर नहीं कह रहे और भाग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि खुद मिलिट्री के अंदर भी पब्लिक से हमदर्दी और डेमोक्रेसी की ख्वाहिश कहीं वहां भी पैदा हो गई क्या? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी की तो ख्वाहिश वहां 2006 से थी, क्योंकि उन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वहां पे उन्होंने ग्रेजुअल डेमोक्रेसी लेके आए थे। 2015 में उन्होंने डेमोक्रेटिक सरकार बना ली थी, 5 साल की हुकूमत भी चली थी उनकी। अब ये मिलिट्री जो है फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, उन्होंने अपनी सीट जो है वो असेंबली में या पार्लियामेंट में उन्होंने रिजर्व कर ली थी, और कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार की जो कोई बिल पास होता था उसको वीटो करने का उनके पास पावर था। तो वहां मुझे यही लग रहा था कि धीरे धीरे जो है मिलिट्री जो है वो बैरक में चली जाएगी, और जो उनकी सिविलियन सरकार है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पे हुकूमत करेगी। तो ये जो है ये तो मतलब रोड मैप जो है वो बना हुआ था। अब इसमें एक चीज और भी बताना चाहता हूं मैं, कि जो पुराने जनरल थे और पुराने जो मिलिट्री रूलर थे और ये थे, वो पुराने थे। अब जो नए वाले थे ये सब अमेरिका में पड़े हुए हैं, लंदन में पड़े हुए हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, उन्हें डेमोक्रेसी का मतलब मालूम है। तो उनके जो बेटे हैं और उनके जो मतलब फर्दर जो जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी की ही तरफ जा रहे थे, और मुझे यही लग रहा था कि ये चेंज जो है म्यांमार में इसी तरह से आएगा कि मिलिट्री भी रहेगी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी रहेगी, और कंट्रोल जो है वो मिलिट्री का ही रहेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये 2021 में जो है इन्होंने फिर से कू कर दिया है। तो अब इस कू के थ्रू जो है वो एक बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों के अंदर, और वो आर्म्स उन्होंने उठा लिए हैं, मिलिशिया बन गए हैं। अब वो जो है वो स्ट्रीट फाइट हो रही है गांव गांव में, जगह जगह पे। ये कोई मीडिया नहीं दिखाता है, कोई मीडिया नहीं बताता है, वो कभी नहीं बताता है कि म्यांमार के अंदर गांव में प्रोविंस में क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो मिजोरम से यही बता देते हैं कि इतने लोग आ गए, इतने रिफ्यूजी आ गए, क्योंकि म्यांमार जो है वो इंडिया के रडार में है ही नहीं है बिल्कुल। कोई इंडिया जानता ही नहीं कि म्यांमार कहाँ है। एक नॉर्मल इंडिया जो है यूपी का या साउथ इंडिया का या कहीं का, क्योंकि वो अखबार वाले जो है वो न्यूज ही नहीं सिलेक्ट करते हैं, चलाते ही नहीं है ताकि आपको इंटरेस्ट जागे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, जबकि एक मिलिट्री सरकार वो इस कतार में बैठी हुई है कि अब वो उनका तख्ता पलट जाएगा। और इसके साथ इंटरेस्टिंग बात जो लास्ट में ये बता दूं कि अभी कोई महीने भर पहले उन्होंने जो मिलिट्री जनता है उन्होंने एक एनिवर्सरी बनाई थी कि हमारे 2 साल या 3 साल कू के हो गए हैं, जिसमें बाकायदा इंडिया ने अपने ऑफिशियल्स भेजे थे वहां पे, और चाइनीज ऑफिशियल्स भी आए थे वहां पे, और कहां कहां के लोग आए थे वहां पे। तो इंडिया का उसका मतलब यही था कि इंडिया जो है मिलिट्री जनता को सपोर्ट कर रही है। तो एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मिलिट्री जनता को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक हल्का सा नमूना आपको मैं बता रहा हूं कि ये डायकोटोमी जो है वो कैसे मतलब वो ये कर सकते हैं। इंडिया में तो वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, और म्यांमार में वो मिलिट्री जनता। शायद जो बड़ी ताकतें होती हैं दुनिया की, भारत चूंकि इस इलाके का बड़ा मुल्क है, शायद ऐसी ही ख्वाहिश होती है कि अपनी जरूरत का हो जो भी हो उसके साथ वो चलना चाहते हैं। अमेरिका का भी तो यही हाल है।
दुनिया भर में डेमोक्रेसी की मांग करता है, मिडिल ईस्ट में सारे बादशाहों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। तो हो सकता है कहीं से हमने भी वॉशिंगटन से ऐसा कुछ सीखा हो। आने वाला वक्त बताएगा कि हमारी सरकारें उसे किस तरह से देखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? बस 2 लाइन मैं इसी में ऐड कर लेता हूं कि देखिए, हमारे नरसिम्हा राव साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी, और 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ गए थे तो उसी का नाम बदल के, बोर्ड बदल करके उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बता दी थी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब यह है कि इंडिया से डायरेक्ट यहाँ के गुड्स जो हैं बाई रोड म्यांमार होते हुए वो थाईलैंड जाएंगे और थाईलैंड से आगे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 2014 से 7 साल 8 साल हो गया है। इसके अंदर जो है ये घोषणा ही मंत्री है, घोषणी वाली बात हो गई है। अब तो मणिपुर में आग लगा हुआ है, मणिपुर में जो जगह ही नहीं है, क्योंकि जो भी कोई ट्रक अगर जाएगा यहाँ से मोरे के ही रास्ते से जाएगा म्यांमार के अंदर, म्यांमार में खुद ट्रबल मचा हुआ है, तो आप बैंकॉक पहुंचेंगे कहां से? तो फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्यों आपने घोषणा की थी? वो तो देखिए, वो तो सरकारें जिस तरह से ऐलान करती हैं और आम काम कितना करती हैं, ये तो बिल्कुल हमारे सामने सब कुछ है और ये देखने समझने की बात है। अब तो खैर लोग बहुत समझ गए हैं, बहुत समझने लगे हैं कि नारे ज्यादा हैं, काम कम है। बहरहाल आने वाले वक्त बताएगा क्या सूरत हाल रहेगी। इस पूरे इलाके पर आप नजर रखते हैं, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इन हमारे दर्शकों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।